बढ़िया दालें होंगी, बढ़िया दालें आपको मिलेगी, वाजिब दाम वाजिब क्वालिटी पर। गुड्डू भाई लेकर आए हैं आपके लिए हर तरह की दालें, जैसे चने की दाल ले लो, अरहर की दाल ले लो, मसूर की दाल ले लो, उड़द की दाल लो, उड़द की धुली हुई दाल ले लो, उड़द की छिक्कल वाली दाल ले लो, मलका की दाल ले लो, मूंग की दाल ले लो, मूंग की धुली दाल लो, मूंग की छिक्कल की दाल लो, चने की दाल लो, बढ़िया दालें ले लो, बढ़िया एक से एक दालें हम आपकी सेवा में लेकर आए हैं। बढ़िया चने मिलेंगे आपको हमारे पास, बढ़िया राजमा मिलेगा, देसी चने लो, सभी आपको मिलेंगे वाजिब क्वालिटी और वाजिब दामों पर। छोले ले लो, मटर ले लो, मटर की दाल ले लो, सभी दालें आपको बढ़िया और साफ मिलेगी। पूरे भरोसे और इत्मीनान का नाम है गुड्डू भाई बधाइयों वाले। तो आप देखेंगे कि वो अंडरवर्ल्ड में जो कुछ कर रहा है, सारी चीज का जस्टिफिकेशन इस एक लाइन में आ जाता है। क्या मिला है आज तक जिसकी वजह से वो ये काम न करे? मेरा कहना ये है कि बेशक इन सारी कथाओं में यह संभावना है और किसी पर वो असर भी डाला होगा। मैं तो नहीं बना क्लासिस्ट मैं तो आप ही लोगों के बीच बैठा हूँ, लेकिन संभवतः वो संभावना होगी उनमें। और भाषण सुनने के बाद उसे जो मेरी माँ कहती थी, लेकिन वो कभी ऐसी थी नहीं। मतलब जो मतलब मैंने कोशिश की, फिर मुझे
मैं कम्यून तक कैसे पहुंची? मेरे पास डिग्री भी है, यहाँ नहीं वहाँ थी। मैं रिहाब में थी। कम्यून के बारे में मुझे एक आदमी से पता चला था। उस आदमी का चेहरा तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो मर गया। वो बहुत प्यार से, बहुत शांति से बात करता था। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और ना मैं खुद ऐसी हूँ। मैं अपने घर वालों में, मैं किसी के भी कांटेक्ट में नहीं थी। मेरे पापा के पास मैं वापस जा सकती थी, लेकिन उस पॉइंट तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब जब उन्होंने मुझे देखा तो मैं ट्रेन के एक डब्बे में थी, और मैंने दूर से एक आदमी को आते हुए देखा। वो कुछ धुंधला सा था, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा ये कोई अनजान है, मैंने उसको पहचाना नहीं। उसने एक काली जैकेट पहनी हुई थी। मुझे लगा ये मुझे कुछ दे सकता है, स्टेशन पे मेरी मदद कर सकता है। तो वो उन्होंने मुझे इशारा किया, मैं उनकी तरफ दौड़ के चली गई। मुझे लगा ये क्योंकि वो ड्रग से भरी हुई एक गाड़ी चला रहा था, और मुझे लगा ये मुझे कुछ देगा, स्टेशन पे मेरी मदद कर सकता है, कैसे भी करके। उन्होंने मुझे मनाया, मैं गाड़ी में बैठ गई, और फिर वो मुझे पूरे रास्ते वो सब सुना रहे हैं, और मैं वो सब कुछ सुन रही हूँ और मैं सोच रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ पे बड़े बड़े ग्रीन फील्ड है, ग्रीन हाउसेज है, गोल गोल पेड़ है, पहाड़ है, खूब सारे खरगोश है, और मैं वहाँ पर ये सोच रही हूँ ये सब कुछ सच होगा। Get out, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो कहूँगी। जाओ यहाँ से। तुम मेरी लाइफ में आना चाहती हो? Here. Yeah. Fine. ये वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुई थी। अपैरेंटली उन्हें लगा कि उनके पास काफी वक्त है, तो मुझे पैदा कर दिया। यही सब एक मरी गाय और ओकर मांस नोचत एक पक्षी। तो गिद्ध हम गिद्ध है? नहीं 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 गिद्ध नहीं, कौवा अच्छा कौवा है। कौवा देखा उड़ आहा, पक्षी उड़ गया। रात को एक ट्रक के नीचे सोता है, उसका पेट उसे जगाए रखता है। वो सो जाता है, पेट जागता रहता है। पेट को याद आता है सरोवर भोजनालय 177/2 कांदीवली वेस्ट। उसने यहाँ कई बार खाना खाया था। यहाँ सब्जी में नमक हमेशा ही ज्यादा था, लेकिन रोटी बहुत अच्छा रहे। पंखों की फड़फड़ाहट, वो चौंकता है। करीब करीब और करीब, आधा गिद्ध आधा कौवा। हाँ, आधा गिद्ध आधा कौवा उसके पास आता है। उसकी चोंच में एक पोटली है। वो ए तू वैसन का है? आधा गिद्ध आधा कौवा। वैसा हूँ जिसा तुमने देखा था। यो ले आधा गिद्ध आधा कौवा उसे वो पोटली देता है। ई का है? साग रोटी। वो रोटी सब्जी खाता है। नमक तनी एक कम होए में। आधा गिद्ध आधा कौवा मुस्कुराता है। ई चेक कर। हाँ अब सही हो। वो पेट भर खाता है। अब वो कांप रहा है। आधा गिद्ध आधा कौवा। बावड़ी बूझ कंबल नहीं जा सकता था। वो हाँ भूल गई। आधा गिद्ध आधा कौवा। मेरा आजा मेरी ओट में सो जा। वो आधा गिद्ध आधा कौवा के पास आता है। वो लेटता है। आधा गिद्ध आधा कौवा के पंख गर्म है। हाँ अब सही हो। ए सुना, तू कल पूरा का पूरा गिद्ध बन जाइया। आधा गिद्ध आधा कौवा उसे लोरी सुनाता है। वो चैन से सोता है। घर 675 किलोमीटर वो चलता है। सड़क के बीचों बीच एक सांप कुचलन
करता रहता है और फिर रुक जाता है वहीं। उसे अपनी बीवी याद आती है। आधा की आधा कौवा अब पूरा गिद्ध है। कौन याद आया? कौन याद आया? माँ याद नहीं, बीवी याद आई। हाँ, भाई क्यों याद आई? भाई क्यों याद आई? काहे की ओकरे एक्सरे से हम सूरज देखले रहली, यही खातिर छोड़ ग्रहण में? ग्रहण में? हाँ। के देखा किसा लग गया? ग्रहण नहीं देखली, धब्बा देखत रह गई। धब्बा? सूरज एकदम से ठंडा लागल हमके। ओकरे एक्सरे से ना हम सूरज के ढक दे ले रहली। इतने एक्सरे? गिद्ध उसे अब प्रेम का गीत सुनाता है, उसे वो विरह का गीत लगता है। रात को गिद्ध नहीं आता, झिंगुर आते हैं। वो सुनता है वो उसके बेटे का झुझुना ले आए। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। एक जुगनू उसके घर से चिमनी ले आया है, हाजमोला की शीशी, एक चमचेड़ उसकी बेटी का मोम जामा। वो सबको पकड़ना चाहता है, सब छिपकर उसको चिढ़ाते हैं। अगली दोपहर वो गिद्ध को एक टक देख रहा है। के देखा सर? क्या हो गया? ई चोंच और पंजा कौने काम आवेला तुहार? तन्ने के लागे सर? हो सकला मांस नोचे फाड़े के, या फिर हाँ हो सकला दुश्मन से बचे खातिर भी ना। अरे हो सकल का के मतलब न्यूएस है। सुन, गिद्ध उसे वीर रस का गीत सुनाता है। उसे वो हास्यास्पद लगता है। हास्यास्पद? इसमें हास्यास्पद के था? काहे नहीं? अब देखा, जौने दुश्मन के तो देख नहीं सकता उसे लड़वा कैसे है? वो ऐसा दुश्मन जो कि हवा में छुपा है। अब हवा से भी क्यों लड़ सकाला भला? अभी हास्यास्पद नहीं हो तो का? तू लड़ सकाला हवा से? अरे लड़ के दिखावा ना तनी। हास्यास्पद इसी शब्द ने हाँ छठी के बाद आज पहली बार सुन ली। मतलब सोचली तब वो सुन ले नहीं रही, हम पढ़ले रही। हाँ ना, घर 512 वो चलता है। चिप्स का एक पैकेट, चिप्स का एक खाली पैकेट उड़कर आता है और उसके पैरों के पास ठहर जाता है। वो पैकेट उठाता है, उसे अपनी उंगलियों से ऐसे सतोड़ता है मानो कुछ समझ रहा हो। इब यो के तरह सर? हमार मेहरारू के? ने बीवी हमारे एकदम ऐसा ही हाँ प्लास्टिक जैसन दूबर पातर खाट से चिपकर। ओकर खाल भी हमके ऐसा ही महसूस होला, एकदम प्लास्टिक जैसन। भाई मनने की बेरा इस बात पे क्या कहना चाहिए? सुना नहीं वो पीछे में कहीं के नहीं। सॉरी बोल के का बता। जब भी हमको याद आवली ऐसे ही याद आवली, एकदम प्लास्टिक। चाहे कितना भी दिमाग पे जोर दे के याद करिए, प्लास्टिक। वो जब हमरे सामने पहली बार आए महल में शादी के जोड़ा में जो मानस आधा गिद्ध आधा कौवा सोच सके से वो कुछ भी सोच सके से। वो बहुत गुस्सा होता है। उसका मन करता है कि गिद्ध अभी पूरा कौवा बन जाए, पर वो रुक जाता है। सफर में अगर किसी के साथ होना है तो वो गिद्ध चुनेगा, कोई कौवा नहीं। अपन एक नाखून दे के नाखून होला ना था ना अपन एक बावड़ा हो गया है कि नाखून में लगना होते। अच्छा नहीं, अब सोचा जौन आदमी आधा गिद्ध आधा कौवा सोच सकला तो कुछ सोच सकला ना मारे। हाँ यो ले। गिद्ध उसे अपने दाएं पंजे का नाखून देता है। अरे शुक्र बनावा तो से बहुत चोच नहीं मंगली। करेगा कि तू मेरे नाखून का कुछ ना। हमारे साथ हैं मोहित। आप अपने नाम को कैसे ठीक प्रोनाउंस करते हैं? ये हमेशा बहस का मुद्दा रहता है। मोहित टाकळकर। टाकलकर। हाँ, बहुत से लोग तकलकर ताकलकर। हाँ, यहाँ पे जैसे तकाला का ऐसे मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आपसे पूछना है कि जब ये प्ले आपने बनाया था उस वक्त तो ये मुद्दा ख़ास तौर पर पैंडेमिक बहुत रेलेवेंट था और मज़दूरों का ये जो माइग्रेशन, जो कि इस प्ले का एक बहुत हिस्सा स्पोकन टेक्स्ट में तो लेता ही है, ख़ास तौर पर वो जो उसका पूरा इतने किलोमीटर वगैरह वगैरह।
अब क्या लगता है आपको कि ये उतना कुछ कम रेलेवेंट रह गया और लोग इतनी जल्दी जल्दी भूलते हैं, जैसे लगता है कि साल भर पहली बात कोई 10 साल पुरानी बात हो गई, मतलब तो क्या इससे कुछ असर पड़ रहा है? मतलब लोग भूलते, ये बात बिल्कुल सही है, वो अपनी फितरत में ही है शायद, मुझे लगता है। और वो पहले से था और वो बाद में ही रहेगा। पैंडेमिक के वक्त बस वो मुद्दा बहुत ज़्यादा ऊपर आया था, पर वो सफ़रिंग जो है, वो जो ऑपरेशन है वो पहले भी था और वो बाद में भी रहेगा। हम लोग प्रिविलेज्ड घर से आते हैं, हम लोग ने पैंडेमिक काइंड ऑफ एंजॉय किया, घर पे बैठे यूट्यूब देखा, खाना बनाया, टीवी देखा, ऐसा। पर बहुत लोग जो थे उनके लिए वो नाइटमेयर था और वो वैसा दौर शायद फिर से कभी ना आए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। पर वही एक मुद्दा था कि वो सब लोग उसमें झुलस गए किसी डिग्री में। पर जिन्होंने भुगता है वो बस उनको पता है, हम शायद वो कुछ समझ नहीं पाएंगे कभी। तो वो ये हुंकारो एक छोटा सा बस एफर्ट है, वो समझने का एफर्ट है। ये जो करीब आप तो 40 शो कर चुके, जैसा कि बताया भी गया, अलग अलग शहरों में या अलग अलग ऑडियंस ग्रुप के बीच में करते हुए कुछ एज ए डायरेक्टर, एज ए क्रिएटर, आपको लगता है कि कुछ दर्शकों के पकड़ में कोई चीज़ नहीं भी आती है? क्या होता है? हाँ बिल्कुल, वो नाटक है तो कुछ लोगों के पकड़ में नहीं आता, लेकिन कोई एक चीज़ तो सबको पकड़ में आती होगी, वो क्या है? मुझे लगता है कि होप जो है वो मुद्दा सबको समझ में आता है। वो हमने अभी शारजा में खेला जहाँ पे लैंग्वेज भी अलग थी, हमने कई जगह पे खेला जहाँ पे ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा दूर भी है, हिंदी से भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे तो ये मुद्दे तो आते ही है। पर मुझे लगता है इमोशन ऐसी चीज़ है जिसको जो ये सबको जोड़ सकती है और जो जुड़ती है, जो हमने हुंकारों में महसूस हम हर बार करते हैं, तो वो फॉर्चुनेट एरिया है। हम देखते हैं इसमें, पिछली बार भी हमने नोटिस किया था, इस बार भी, कि साइलेंसेस का बहुत ही इफ़ेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। ये आपके और भी प्लेज में हुआ या फिर इसी के लिए ये जो साइलेंस का एक बहुत पर्पसफुल इस्तेमाल आपने किया है, उसके पीछे करते हुए में क्या सूझ क्या थी? नहीं, मुझे लगता है थिएटर के सभी लोगों को पता होना चाहिए साइलेंस का इम्पोर्टेंस। और साइलेंस का ऐसा है कि अगर आप 10 बार वो यूज़ करोगे तो शायद वो उसका पावर समझ में नहीं आएगा। वो सही जगह पे, सही पॉइंट पे अगर यूज़ हुआ तो ही उसका इम्पोर्टेंस है। पर कोविड ने हमको वो भी सिखा दिया था कि वो पॉज जो है वो एक कंपलसरी पॉज हो गया था पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, किसी हिस्से के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए वो पॉज कंपलसरी हुआ था। और अगर हम थिएटर वाले उसको अगर नहीं समझेंगे कि पॉज का इम्पोर्टेंस क्या है, और वो पॉज में शायद ये भी हमको एक सूचना है कि थिंक अबाउट योर प्रैक्टिस, थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, थिंक अबाउट कि हम अपने काम को फिर से क्या पीछे मुड़ के एक बार देखना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो छोड़नी चाहिए, कुछ नई चीज़ें उठानी चाहिए। तो पॉज का इम्पोर्टेंस थिएटर वालों को समझाने में एक्चुअली कोई पॉइंट नहीं है, पर वो बहुत लोग भूल भी गए हैं। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा खुद को कैमरा पूरा अंदर घुमा के खुद को एक बार देखने का ये मौका था कोविड का, आगे भी है ऑब्वियसली, पर वो करना ज़रूरी है। आखिर में हमको बताइए कि आप खुद जो इस पूरे अभी कॉन्टेम्प्रेरी थिएटर सीन को भारत में देखते हैं, उनमें कौन से आपके देखे हुए ऐसे नाटक हैं जिनको आप भी सोचते हैं कि दोबारा देखें, अच्छा काम ये दिखा? इसका ये मतलब नहीं है जिनका आप नाम नहीं लेंगे वो बुरा काम कर रहे हैं, ये नहीं। एज अ पर्सन, अपनी भी चॉइसेस होती हैं कि, तो आप जो देख रहे हैं इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उसमें कुछ नाटकों के नाम लीजिए। मुझे थिएटर देखना बहुत पसंद है, पर जब मैं थोड़ा ख़राब थिएटर देखता हूँ जहाँ पे थोड़ा एफर्ट का मामला है, थोड़ा इंटीग्रिटी तो सब में है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि यार इतनी मेहनत तो थिएटर कर रहे हो तो मेहनत तो इतनी करनी पड़ती है, तो इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा और पुश करें क्या, थोड़ा और कोशिश करें क्या, तो शायद कहीं और जगह पहुंच जाए, बेटर जगह। पर जैसे मुझे नील चौधरी का काम है जो देख के मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है, मुझे अभिषेक मजूमदार का काम है जो देख के बहुत अच्छा लगता है, बॉम्बे में यूकी एलियास है, शीना खालिद है, फॉइज़े जलाली है, इनका काम देख के, ज्योति डोगरा है जिनका काम देख के
मुझे चैलेंज लगता है कि यार ये इतना अच्छा नाटक बना रहा है तो मैं भी और नाटक अच्छा करूं। दीपन का डिज़ाइन देख के मुझे बहुत इवोकेटिव डिज़ाइन होता है जो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, ये काम हम कब करेंगे, तो वो होता है। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं बहुत जगह पे। साउथ में काफ़ी लोग काम अच्छा कर रहे हैं तो वो देख के ऐसा लगता है कि पर ये मुझे लगता है ये यही थिएटर का है, वो हेल्दी एक रहे एटमॉस्फेयर कि दूसरों का काम देख के बस जलन हो या मतलब या फिर सिर्फ क्रिटिसाइज करे वो ना हो, पर उससे हम क्या ले सकते हैं और हम में कहाँ पे कमी है वो अगर हमको समझ में आए तो हमारा ही काम और बेटर होगा। तो ऐसे बहुत लोग हैं कि जिनका काम देख के बहुत इंस्पायरिंग लगता है। नील का जैसे आप कोई काम बताइए कुछ जो आपको बहुत अच्छा नील लगा। का बहुत सालों से शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहूँगा कि कभी मैं लाइफ में नील जैसे काम करता है वैसे एक नाटक बनाऊँ। वो वहाँ से वो तारामंडल से लेके विंटर्स टेल से लेके अभी रीला जो बनाया, अभी जो अवलांच उसने स्टूडेंट्स के साथ बनाया, वहाँ तक स्टिल एंड स्टिल मूविंग उतना बेहतर पीस शायद मैंने कभी देखा नहीं है। तो नील वाटर कलर्स में नाटक करता है, मैं ऑयल पेंट में नाटक करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि कभी नील जैसा वाटर कलर से खेलूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो है कीड़ा, गुमसुम, चुपचाप, आँख बेजान हो, पैर में धागा बंधा हो, अब एकदम से तना हो। मैं तो उन्हीं के साथ करता हूँ ऐसा यार, उनके साथ करने का वैसे भी ड्रीम है बॉस। 17 धागा टूट चुकल बा। 100%। आशा अखी अमरधन, आशा अखी अमरधन, निर्धन के निजमंत, सब जीव हरीरा लाडला, बिन आसरे जीव दुखन। आशा ही है सर, सब कुछ है जो Out of